बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फाइनेंस मिनिस्टर का तकर्रर इस टाइम सबसे हॉट टॉपिक है और बड़ा ज़रूरी है कि उसके लिए एक डिटेल्ड वीलॉग आपके सामने किया जाए, जिसमें जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। सबसे पहले तो एक आपको पता है कि निगरान सेटअप आ गया है और उस निगरान सेटअप ने कम से कम इस ये जो कैलेंडर ईयर है यानी दिसंबर तक इलेक्शंस नहीं होने। पता नहीं इलेक्शंस कब होने हैं, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि ये इलेक्शंस जनवरी या फरवरी में होंगे 2024 में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि आईएमएफ के दो रिव्यूज जिस डेटा की बुनियाद पर होंगे, वो डेटा इस केयर टेकर सेटअप के दौरान जो मुख्तलिफ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट्स हैं उसकी बुनियाद पे ये आईएमएफ के रिव्यूज होंगे। और ये दोनों रिव्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं ये आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा से सस्पेंशन मोड के अंदर ना चला जाए। जिस तरह के आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कोई 8 से 9 माह गुजर गए, लेकिन एक रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। इस प्रोग्राम का पीरियड 9 माह है और हमारे पास दो रिव्यूज है जो हमने करने हैं। एक सितंबर के डेटा की बुनियाद पे होगा, एक दिसंबर के डेटा की बुनियाद पे होगा। और ये दोनों रिव्यूज का डेटा केयर टेकर सेटअप के दौरान सामने आएगा। इसलिए ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो सबसे ज्यादा इस टाइम ऊपर हैं कैंडिडेचर के अंदर या पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, वो हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रही हैं और जो लास्ट सेटअप था उसमें केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं। उनका जो इश्यूज है वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। एक तो वो बहुत यानी ऑर्गेनाइज हैं इस हिसाब से कि वो सुबह 7 या 8 बजे दफ्तर पहुंच जाया करेंगी और उन्होंने अपना काम करना है शाम तक। लेकिन उनके कुछ चैलेंजेस भी हैं और वो चैलेंजेस ये हैं कि उनको एक ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री से डील करना पड़ेगा और एक ऐसी एनर्जी सेक्टर की ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ेगा, जिसमें मैं पावर सेक्टर की बात भी कर रहा हूं और ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात भी कर रहा हूं, कि जहां पे हाईली इनएफिशिएंट किस्म की ब्यूरोक्रेसी इस टाइम मौजूद है। उनके बस का रोग नहीं है कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम को चला सके। और दूसरा मैं मैम के बारे में ये भी कहूंगा कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाना है। ये इतना आसान नहीं होगा आईएमएफ के प्रोग्राम को इस सेटअप के अंदर लेकर पहला रिव्यू भी कंप्लीट करना और सेकंड रिव्यू का डेटा देकर या कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना। ये बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। उनके ऊपर प्रेशर आना है और ठीक ठाक प्रेशर आना है। दूसरा एक और भी मसला है, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं। मैम को पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में पता है, आप वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम करती रही हैं। एसएमईज के ऊपर भी आपका काम है, लेकिन मैम का इशू ये भी है कि वो बहुत सी चीजों पर अड़ जाती हैं। तो एक तरफ ये डिफिकल्ट सिनेरियो, दूसरी तरफ उनका कुछ चीजों पे अड़ जाना, ये उनके चैलेंजेस होंगे मेन। और एक ऐसे वक्त में कि जब आईएमएफ के प्रोग्राम पर इंप्लीमेंटेशन के सिवा कोई चारा नहीं है, ये एक उनके लिए सख्त चैलेंज और एक ठीक ठाक प्रेशर आना है। सुनने में यह आया कि वो इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और तवक्को ये है कि वो आज किसी भी वक्त
अगर कैबिनेट अनाउंस होती है तो हल्फ भी उठा लेंगी, या आइंदा 24 घंटों में उनका हल्फ भी हो जाएगा अगर उनकी सिलेक्शन फाइनल हो जाती है। जो दूसरे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो हैं डॉक्टर वकार मसूद। डॉक्टर साहब मेरे उस्तादों की जगह पे हैं। मैं उनके बारे में भी, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब तक मेरा ये वी लॉग पहुंच तो जाएगा, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन चंद गुज़ारिशात भी मैं करना चाहता हूं। एक तो डॉक्टर साहब अल्लाह उनको सेहत दे, उनका हेल्थ का इशू है, माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उनके ऊपर अगर वो उनकी सिलेक्शन हो जाती है एज ए केयर टेकर मिनिस्टर, और ख़ासकर अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे उनकी होती है, तो उनके लिए भी चैलेंजेस हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की एक खसूसियत मैं आपको बता दूं। डॉक्टर साहब की खसूसियत ये है कि वो IMF के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। यानी डॉक्टर साहब के बारे में ये मैं कह सकता हूं कि अगर कैच उनकी तरफ आएगा तो वो उस कैच को ड्रॉप नहीं करेंगे, उस कैच कर लेंगे। जो उनका चैलेंज है वो ये है कि वो चूंकि एक टेक्नोक्रेट कम ब्यूरोक्रेट कम इकोनॉमिस्ट हैं, तो जो इंडस्ट्री है उसके लिए उनके दिल में कोई नरम गोशा नहीं है। टू सम एक्सटेंट मैं ये भी कहता हूं कि ये अच्छी चीज है। इस टाइम जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो ये नहीं है कि हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाना है। इस टाइम जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो ये है कि हमने IMF के जो प्रोग्राम है उस पे इंप्लीमेंटेशन को हर सूरत में इंश्योर करना है। उसका कोई टारगेट, कोई स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कोई इंडिकेटिव टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर साहब कैच को ड्रॉप नहीं होने देंगे, उसको वो सख्ती से मॉनिटर कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। इंडस्ट्रियल सफोकेशन की तरफ मामला जाएंगे, लेकिन वो अगर डॉक्टर साहब ना भी हों तो इंडस्ट्री के लिए कोई जल्दी अगले 6-7 माह में कोई रिलीफ पॉसिबल नहीं है। तो उनको तो अपनी चीजें इसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। और अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ मामला नहीं जा रहा, अभी भी आपने देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कोई कॉन्ट्रैक्शन है 10% की, तो यही बातें आगे भी जारी रहनी है। तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की आवाम है उनको तो रिलीफ के मामले को भूल जाना चाहिए। उन्हें तो ये मैनेज करना है कि उन्होंने अपने डे टू डे अफेयर्स और अपनी हांडी और खाना और बुनियादी चीजों को कैसे चलाना है। उनके लिए तो बड़ा लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। उनके लिए कोई रिलीफ आइंदा केयर टेकर सेटअप के दौरान ना उन्हें तवक्को होनी चाहिए, ना उसके कोई चांसेस हैं। तो दूसरे कैंडिडेट डॉक्टर वकार मसूद हैं। जो तीसरे और चौथे कैंडिडेट है, मैं उनके हवाले से भी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सुल्तान अलाना साहब का नाम मैंने सबसे पहले दिया अपनी स्टोरी के अंदर, और वो बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और थे मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये है कि उनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, ये उनके रास्ते में एक चैलेंज है। बाकी डॉक्टर हफीज शेख साहब का नाम टीवी चैनल्स, बाकी लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए भी चलाते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी चलाते रहे, उनका नाम ही नहीं है। ना प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका नाम था, ना केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए उनका नाम है। लेकिन आपको पता है लोग चीजें मैनेज करते हैं और चलती भी रहती हैं। डॉक्टर रजा बाकिर का नाम भी नहीं है। आखिरी वक्त में भी इस मुल्क में चीजें बदल जाती हैं, लेकिन उनका नाम वो जो शॉर्ट लिस्ट थी उसमें नहीं था। एक और कैंडिडेट हैं जिनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हुई, और वो जरूरी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए हो, वो प्लानिंग कमीशन के लिए भी हो सकते हैं, या उनके पास कोई और भी मिनिस्ट्री हो सकती है। वो हैं अब्दुल वाजिद राना साहब। एक ब्यूरोक्रेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सर्व करते रहे हैं,
अमेरिका में पाकिस्तान के इकोनॉमिक मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है इस केयर सेटअप के दौरान। बाकी जो केयर टेकर सेटअप है उसमें शुएब सडल साहब का नाम है, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है, एक अफरीदी साहब है उनका भी नाम है, बुगटी साहब जो है उनका भी नाम है, सरफराज बुगटी। तो ये एक बंच है ऑफ कैंडिडेट्स जिनके चांसेस हैं कि जिनको इस केयर टेकर सेटअप में अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दी जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है आईएमएफ के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाना, और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा और उसके साथ जो एनर्जी का मिनिस्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और अगर हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को कंप्लीट ना कर सके तो आइंदा आने वाले चंद माह के दौरान जो हमारी मुआशी मुश्किलात हैं उनमें मजीद इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं कॉशन दे रहा हूं पोटेंशियल कैंडिडेट्स डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को कि अगर वो बनती हैं तो उनको ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि उनके ऊपर प्रेशर ठीक ठाक आने वाला है, और उन्होंने इस चैलेंज को एक अच्छी टीम बनाकर ही वो इससे नवरत आजमा हो सकती हैं, वरना उनको किसी बात पे अड़ जाना पड़ेगा। और अगर किसी बात पे वो अड़ गई तो फिर उनको शायद टेन्योर कंप्लीट करने से पहले ही वो ओहदा जो है वो छोड़ना पड़ जाए। तो ये कॉशन है। इस कॉशन के साथ मेहताब हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।